हम्म, लेकिन वहाँ पे शो हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हाउ आर यू क्लास? कैसे हैं आप लोग? बाकी लोग कहाँ पे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेशेंट विद लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के बारे में आज हमने बात करनी है, तो उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लीवर क्या होता है। वेरी गुड इवनिंग। क्या कोई लीवर का भी कोई फंक्शंस होते हैं? जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन नहीं करते तब तक हम थोड़ा सा लीवर के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ओके। वेरी गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। होप सो आप ठीक होंगे। ओके। तो हम बात कर रहे थे लीवर के फंक्शंस के बारे में कि पेशेंट्स विद लीवर सिरोसिस का अगर लीवर सिरोसिस होता है, उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि इसमें साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो रहे होते हैं। हमें बाद में पता चलेगा कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारे पास उससे पहले रैशनल होना ज़रूरी होता है। इसलिए हमें बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द रैशनलाइजेशन हमें लीवर के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लीवर? कि जो लीवर है उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन डिपेंड्स ऑन देयर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर लीवर सिरोसिस होगा, हेपेटाइटिस होएगा या लीवर का कोई भी डिसऑर्डर्स होएगा, चाहे वो ड्रग इंड्यूस्ड है, चाहे वो अल्कोहल इंड्यूस्ड है, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम की वजह से लीवर के अंदर कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस हुआ है, तो दैट विल डिस्टर्ब द फंक्शंस ऑफ द लीवर। ओके। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो ये जो फंक्शंस ऑफ द लीवर जब डिस्टर्ब होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके रिजल्ट में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो हमें लीवर के फंक्शंस के बारे में हाउ टू नो होनी चाहिए। तो आप वन बाय वन कंट्रीब्यूट करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लीवर। आपको क्या लगता है कि डिफरेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो सो आप ठीक होंगे। वेलकम। बाकी लोगों को भी कह दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। नो वन नोज द फंक्शन ऑफ द लीवर। किसी को भी नहीं पता कि लीवर का फंक्शन क्या हो सकता है। ओके, फिल्टर द ब्लड। कैसे ब्लड को फिल्टर करता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। लीवर इज ए हालो मस्कुलर ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स लीवर प्रोड्यूस कर रहा होता है। कब प्रोड्यूस करता है? ओके, बाइल्स बनाता है। वेरी गुड। चलें, ये बात आपने बहुत अच्छी की। बाइल्स बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वेरी गुड। डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी गुड। अनदर पॉइंट, डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है। ओके। ब्लड ब्लड को फिल्टर करता है। कैसे ब्लड को फिल्टर करता है? आप ठीक कह रही हैं कि ब्लड को फिल्टर करता है, आई एग्री विद यू। लेकिन मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि ये फ़िल्टर कैसे करता है और क्यों फ़िल्टर कर रहा होता है। ओके, लेकिन ठीक है, ये आप जो बा फ़िल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की बात कर रही हैं तो डेफ़िनिटली येस, आई एम एग्री विद यू। ओके, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ कब करता है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ तब हो रही होती है जब फ़ीटल लाइफ होती है। फ़ीटल लाइफ के बाद जो आरबीसीज़ की प्रोडक्शन है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से हो रही होती है, बोन मैरो से हो रही होती है। ओके। ग्लाइकोजन एंड रिलीज ग्लूकोज एज नीडेड। ओके, मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर हो रही होती है, डेफिनेटली यस। और
इसके अलावा लीवर के अंदर भी स्टोर हो रही होती है। ओके, वेरी गुड। द लीवर डज मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इंक्लूडिंग एक which helps carry waste. Okay, well, small intestine during digestion makes certain proteins for blood plasma. Okay, very good. blood plasma के बारे में अगर बात करें या प्रोटीन्स के बात करें तो मेनली एल्ब्यूमन प्रोटीन is synthesized from the लीवर, जिसने ऑम्फोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ओके, बाइल को प्रोड्यूस करता है डेफिनेटली यस। इसके अलावा 3-4 फंक्शंस अभी तक आप लोगों ने बताए हैं, जिसमें ओके एक आपने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बताया है, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया, तीसरा आपने स्टोरेज के बारे में बताया कि ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा बस ये ही पता है आप लोगों को। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन एंड मेक्स प्रोटीन। ओके, वेल ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन वाला। इंस्टेड ऑफ दैट ये 4 से 5 फंक्शंस अभी तक मुझे पता चले हैं कि आप लोगों को 4 से 5 फंक्शंस का पता है। अगर इससे ज़्यादा और पता है तो और बताएं, नहीं तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब लीवर सिरोसिस हम डिस्कस करेंगे तो लीवर सिरोसिस में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, अगर आपको फंक्शंस का पता होगा तो आपके लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिफ़िकल्ट नहीं होंगी। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उस वजह से ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। ठीक है, ओके। तो ऑलमोस्ट 13 मिनट्स पास्ट अवे, 13 मिनट गुजर गए हैं और कितने लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं? एनी आइडिया? enzyme activation. Okay, which kind of enzymes liver activates? Enzyme activation. Okay, same enzyme activation. Okay, अगर enzyme activation की बात है तो कौन सी enzyme activate होती हैं? अब ठीक, अच्छा चलें, आप क्लॉटिंग फैक्टर, इसके अलावा ओके, तो हम वन बाई वन इनके फंक्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एनी हाउ, थैंक यू क्या आपने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, आप लोगों ने मेनली ये सुना होगा कि सर्टेन ड्रग्स होती हैं एटीपी इंजाइम एडिनोसिन। सर ओके श्योर, आपको 5:45 पे ब्रेक मिल जाएगी। हैप्पी? ओके, तो आप लोगों ने मोस्टली ये नहीं सुना कि जो ड्रग्स होती हैं उसकी भी मेटाबॉलिज्म करता है एएलटी एंड एएसटी। ओके, वेरी गुड। एएलटी और एएसटी एंजाइम्स होते हैं। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, डेफिनेटली यस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, वेल, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों ने कभी नहीं सुना कि जो सर्टेन ड्रग्स ली जाती हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं करता? डेफिनेटली करता है। ओके, गुड। ठीक है, तो हम एक एक फंक्शंस को जिस तरह आप बता रहे थे, पहला फंक्शन आप लोगों ने कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स। अगर बाइल साल्ट्स की प्रोडक्शन होती रहेगी तो अल्टीमेटली हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो नॉर्मल रहेगा। ओके, वेल, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर प्रोडक्शन ऑफ बाइल्स, आप लोगों ने बताया है कि बाइल का प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होती है, कि जितनी भी एब्जॉर्प्शन फैट की हो रही होती है या फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल हो रही होती है। पहली बात याद रखिएगा कि बाइल इसलिए ज़रूरी है। अगर ये बाइल की प्रोडक्शन नहीं होएगी तो क्या मसला हो सकता है? अब ये जो फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन की अब्जॉर्प्शन हो रही थी डेफिनेटली वो नहीं होगी, उसकी माल अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। तो जब माल अब्जॉर्प्शन शुरू होएगी, ओके, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग यस, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन डेफिनेटली यस। ओके, वेल, योर कंट्रीब्यूशन इज हाईली अप्रिशिएटेड। अच्छा, आपको शो नहीं हो रहा बेटा? हम शो नहीं हो रहा तो आपको सिर्फ हम अभी लीवर सिरोसिस के ऊपर हैं, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लीवर डिस्कस करना चाह रहे थे। आप लोगों को शो हो जाएगा, बाद में पता चल जाएगा कि हमने लीवर फेलियर पढ़ना है, आज लीवर सिरोसिस पढ़ना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा लीवर के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
ताकि आप लोगों को बाद में जो साइन और सिम्टम्स हैं, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसमें मुश्किल ना हो। तो पहला फंक्शन आप लोगों ने बताया है कि जो बाइल्स है उसकी प्रोडक्शन करता है। तो बाइल इसलिए ज़रूरी होता है कि ये फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन की अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। अगर लीवर से बाइल प्रोड्यूस नहीं होएगा तो डू यू थिंक कि फैट और फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनकी अब्जॉर्प्शन होएगी? होएगी, लेकिन कम होएगी। तो वी कैन से कि माल अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। ओके, दूसरी चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसने क्या करना होता है, बिलीरुबन। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि कोई बिलीरुबन होता है। जॉन्डिस का नाम कभी सुना है? अच्छा, चलें, सुना होगा आप लोगों ने जॉन्डिस के बारे में भी। ये भी 3 तरह से हो रही होती है, एक प्री होती है, एक इंट्रा होती है, एक पोस्ट हेपेटिक होती है। जो इंट्रा हेपेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं ना, जॉन्डिस का नाम भी आता है। इंट्रा हेपेटिक प्रॉब्लम में जॉन्डिस भी काज हो रही होती है, और उसकी एक काज ये भी लीवर फेलियर, ये लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस भी हो सकता है। एनी हाउ, वी विल डिस्कस कि ये जॉन्डिस क्या होती है। अच्छा, तो इसके अलावा हम एलिमिनेशन ऑफ बिलीरुबिन की बात कर रहे थे कि इसने क्या करना होता है, बिलीरुबिन को एलिमिनेट करना होता है। फैट सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करवाना होता है, और उसको बिलीवर्डन की फॉर्म में, स्टेरकोबिन की फॉर्म में, यूरोबिलिनोजिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट करवाना होता है। ओके, तो अगर किसी वजह से एलिमिनेशन ऑफ जो बिलीरुबिन है वो नहीं होएगी तो उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज होएगा तो दैट विल आल्सो लीड टू जॉन्डिस। ओके, तो पहला फंक्शन हमने ये डिस्कस किया है कि बाइल की प्रोडक्शन करवाता है, बाइल साल्ट की प्रोडक्शन करवाता है। दूसरा हमने ये कहा है कि एलिमिनेशन करवाता है, किस चीज़ की, बिलीरुबिन की। अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में जॉन्डिस हो सकती है, सर्टेन अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा सर्टेन स्टीरॉयड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म करवाता है, जिसमें सेक्स हार्मोन्स हैं, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जिसमें एल्डोस्टेरोन्स हैं। हमने रास सिस्टम के बारे में बात की थी, शायद रास सिस्टम के बारे में बात की थी। हमने एक एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन के बारे में बात की थी कि एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर, कहा था। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है, इसका जो एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है। तो वी कैन से कि ये एल्डोस्टेरोन की मेटाबॉलिज्म भी करवा रहा होता है। इसके अलावा अगर इसी तरह कॉर्टिसोल्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये स्ट्रेस हार्मोन है। अगर इस स्ट्रेस हार्मोन है, या जब आप फास्टिंग पे होते हैं तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होके ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहा होता है। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस है। ओके, वेल, तो एंजियोटेंसिनोजन डेफिनेटली यस लीवर से सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो हम बात कर रहे थे कॉर्टिसोल की। तो कॉर्टिसोल जो है ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। ये एक तो स्ट्रेस में रिलीज हो रहा होता है, दूसरी कंडीशन जब आप फास्टिंग पे होते हैं। ये क्या करवाता है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस काज करवा रहा होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो ये कॉर्टिसोल ये काम करवा रहा होता है। इसके अलावा सर्टेन ड्रग्स होती हैं जिनकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, लीवर से मेटाबोलाइटिज्म होती है। अगर लीवर फेलियर होएगा या लीवर के अंदर प्रॉब्लम होएगा तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं होएगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है, जिस तरह आप कह रहे थे कि ग्लाइकोजन की स्टोरेज हो रही होती है, और ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही होती है फ्रॉम अमीनो एसिड्स हो सकती है, फ्रॉम लैक्टिक एसिड हो सकती है, फ्रॉम ग्लाइसोल हो सकती है। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म भी करवा रहा होता है। अगर किसी वजह से ये लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इसका फंक्शन लाइक ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है ऑल्टर्ड हो जाती है, जिस तरह हम डायबिटीज़ की बात करेंगे तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑल्टर्ड हो चुकी होती है। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो सकता है, और जब ग्लूकोजिनोलाइसिस होएगी या ग्लूकोनियोजेनेसिस होएगी। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी या ग्लाइकोजिनोलाइसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी तो दैट विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ फैट कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म होती है, फैट मेटाबॉलिज्म होती है, लिपोप्रोटीन्स बन रही होती हैं, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है।
अब जब हम फैट्स की मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे तो हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं कि ये लिपोप्रोटीन्स की फार्मेशन करवा रहा होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करके फैट सिंथेसिस कर रहा होता है, रिसाइकलिंग उसकी हो रही होती है, और जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी एलिमिनेशन हो रही होती है। इसके अलावा कीटोन्स बॉडीज़ बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो डीएमाइनेशन प्रोटीन्स हो रही होती हैं, यूरिया अमोनिया से बन रहा होता है, और प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। ओके, इसके अलावा जो लीवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जिसके अंदर फैक्टर्स 5 होता है, फैक्टर 7, 9, 10 और फिब्रिटोजन हो सकता है, प्रोथ्रोम्बस हो सकता है। इसके अलावा सर्टेन मिनरल्स एंड विटामिन्स आर स्टोर इन द लीवर। इसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं लीवर के अंदर, कुफर सेल्स पड़े होते हैं, कुफर सेल्स, ये फिक्स्ड माइक्रोफेजेस होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि जिस तरह आप कह रहे थे कि ब्लड फिल्टर हो रहा होता है, जितने भी बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ रहे होते हैं या कोई भी पैथोजेंस आ रहा होता है, तो ये जो कुफर सेल्स होते हैं लीवर के अंदर या फिक्स्ड माइक्रोफेजेस होती हैं, तो इसको क्लियर आउट करवा रही होती हैं। ओके, ये थोड़े से हमें पता था कि लीवर के फंक्शंस हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको हाउ टू नो हो गया होगा कि अगर ये लीवर के फंक्शंस अल्टर्ड होंगे तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लीड कर रहे होते हैं। लाइक अगर हमने कहा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम द अमोनिया, अगर ये अल्टर्ड होएगा तो इसमें जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और अमोनिया हेपेटिक इनकैफ को भी लीड कर सकता है। तो इसलिए सर्टेन अदर फैक्टर्स इसके साथ मैच कर रहे होते हैं। ओके, ये थोड़े से फंक्शंस थे जो कि हमने लीवर के बारे में डिस्कस कर लिया है। बाकी लोग अगर कोई और ऑनलाइन होना चाहे तो आप उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि काइंडली हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और ज्वाइन कर लें। तो आपको क्या लगता है कि जो ये लीवर सिरोसिस है क्या हो सकता है? लीवर सिरोसिस क्या हो सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है? लीवर के अंदर प्रॉब्लम होएगा, हेपेटोसाइट्स के अंदर प्रॉब्लम होएगा। अब जो लीवर के सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज हेपेटोसाइट्स। तो बेसिकली जो लीवर सिरोसिस है ये क्या चीज़ है, कुछ आइडिया देंगे आप लोग ताकि हम लेक्चर को प्रोसीड करें? इसके अलावा चलें एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते। अगर हम लीवर के लिए टेस्ट करवाना चाहें, तो पेशेंट्स है उसको हेपेटाइटिस हो गया है या लीवर सिरोसिस हो गया है, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हम उसकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा एल की तरफ जाएंगे। ओके, a condition in which the liver can't work properly due to long term damage. ओके वेल, ठीक है, लॉस ऑफ लिवर सेल। ओके, लॉस ऑफ लिवर सेल, हेपेटोसाइट्स में लॉस होना, फिब्रोसिस या नेक्रोसिस या स्कारिंग यू कैन से। ओके, तो अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें, ओके, हेपेटाइटिस सी। चलिए एक टेस्ट हमें पता चल गया कि हेपेटाइटिस सी करवा सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डायग्नोस्टिक, लिसन लिसन जस्ट वेट वेट वेट, एस जी ओ टी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ये हम करवा क्यों रहे होते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि क्यों ज़रूरी होते हैं। ओके, रिवर्सिबल स्कारिंग ऑफ लिवर आल्सो, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो हम ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में करवा रहे होते हैं, ALT, AST, BNC। ओके वेल, तो ये टेस्ट क्यों करवाते हैं? बेसिकली ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन्वॉल्वेटिंग द लिवर फंक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ द डैमेज, कि लीवर का फंक्शन कितना एक डैमेज हुआ है और कितना लीवर डैमेज हो चुका है। इसलिए हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उनको वेलकम कर रहे होते हैं टू डिटेक्ट द काज। ओके, काज को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इवॉल्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लिवर एंड एक्सटेंट ऑफ लिवर डैमेज, मेनली ये दो चीज़ों को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इवॉल्वेट कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? लाइक अगर हम टेस्ट करवाएँ तो जैसे आप बता रहे थे कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, सी हो सकता है। डू यू थिंक कि लीवर एंजाइम सीरम जिस तरह आप बता रहे थे कि एसजीपीटी, एसजीओटी करवा रहे होते हैं, एएलटी, एएसटी करवा रहे होते हैं। इसके अलावा सर्टेन टेस्ट्स और भी होते हैं। ओके, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ को भी चेक करना होता है डेफिनेटली। यस, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को भी चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का लेवल नहीं करवा रहे होते, सीरम प्रोटीन का लेवल, प्रोथ्रोम्बन टाइम नहीं करवा रहे होते, पीटीआई-एनआर, एपीटीटी, पीटीए, एल्ब्यूमिन का लेवल कम तो नहीं है। इसके अलावा सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिनमें कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं। लीवर बायोप्सी करवा रहे होते हैं, डेफिनेटली वेरी गुड, लीवर बायोप्सी भी करवा रहे होते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को रूल आउट करने के लिए या कोई मैलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए, डेफिनेटली यस। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स करवा सकते हैं जिनके अंदर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, 2, 5, 7, 9 और 10 फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा सीरम बिलीरुबिन का लेवल हो सकता है, जिस तरह हमने कहा है कि एल्ब्यूमिन लेवल भी यस। सीआरसी रिएक्टिव प्रोटीन्स भी करवा सकते हैं, डेफिनेटली यस। इसके अलावा सीरम बिलीरुबिन का लेवल जिस तरह मैं बता रहा था वो करवा सकते हैं। गैमा ग्लूटा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेजेस करवा सकते हैं, जीजीटी जिसे कहा जाता है, वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके आवाज़ बेटा क्लियर नहीं आ रही। ओके, रिफ्रेश पेज कर लेता हूँ मैं, जस्ट वेट। एमआरसीटी एब्डोमेन, ओके वेल, डेफिनेटली ये भी करवा सकते हैं। तो मेनली इनिशियल टेस्ट होते हैं जिसमें सीरम बिलीरुबिन का लेवल है, एएसटी, एआरटी है। इसके अलावा एसजीपीटी, एसजीओटी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, इसके अलावा जीजीटी करवा सकते हैं, सीरम बिलीरुबिन का लेवल करवा रहे होते हैं। ओके वेल, ओके, वॉइस क्लियर हो जाएगी, नथिंग टू वरी। अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं ताकि हमें जो साइज़ ऑफ लीवर है उसका पता चल सके। इसके अलावा एंजियोग्राफी करवा सकते हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन तो नहीं है, उसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही। सीटी एमआरआई करवा सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट जो रह गया हो हमें पता ना हो, क्या वो करवा लें। ओके, दीज आर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम करवा रहे होते हैं। तो अब हम 29 लोग ऑनलाइन हो गए हैं हमारे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली लीवर क्या है। लीवर इज द लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन इन द बॉडी होता है। यूएसजी अब नाउ डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं एब्डोमेन की। ओके, तो लीवर जो लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है इन द बॉडी, इसका जो मैक्सिमम वेट होता है वो 1.3 kg होता है। 3 pounds इन द अडल्ट होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द डायाफ्राम पड़ा होता है और ऑक्यूपाइज मच ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अगर हम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात करें तो ये मेनली लीवर ने ऑक्यूपाई किया होता है। इसके बाद एक कवरिंग होती है जो जिसे फिब्रो इलास्टिक कैप्सूल कहा जाता है और इसको ग्लिसन कैप्सूल भी कहा जाता है, जो कि लीवर को सराउंड कर रहा होता है। अब ये जो ग्लिसन कैप्सूल होता है ये फिब्रो इलास्टिक कैप्सूल होता है, हार्ड लेयर का बना होता है। अगर हम लीवर के लोब्स की बात करें तो इसको दो लोब्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वन इज राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब। टू स्मॉलर लोब्स होते हैं जिनको कैडेट और क्वाड्रेट कहा जाता है। ओके, तो डेफिनेटली बेटा एल्ब्यूमिन के बारे में बता दिया कि सीरम एल्ब्यूमिन लेवल भी करवाया जा रहा होता है। इसलिए क्योंकि जब लीवर फेलियर हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है तो जो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस है, ये प्रोटीन सिंथेसिस है, वो डिक्रीज हो चुकी होती है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस कम होती है ना तो दैट विल लीड टू एडीमा। एडीमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ओके, तो एक्सेप्ट फॉर द पोर्शन दैट इज इन द एपिगैस्ट्रिक एरिया, द लीवर इज कंटेन्ड विद इन द रिब केज के अंदर पड़ा होता है और कैन नॉट नॉर्मली पल्पेटेड इन द हेल्दी एडल्ट्स। लेकिन जब हेपेटोमेगेली हो जाती है, लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है तो यू कैन पल्पेट इजीली।
ओके, तो लीवर के बारे में हमने ये कहा है कि लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली उसका वेट 1.3 kg होता है। बिलो द डायफ्राम पड़ा होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में उसने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है। इसके बाद जो कैप्सूल होता है उसे ग्लिंसन कैप्सूल्स कहा जाता है, और ये कैप्सूल टॉप फिब्रोलास्टिक लेयर का बना होता है। ये टॉप फिब्रोलास्टिक कैप्सूल होता है। अनाटमिकली टू वेन्स होती हैं, राइट और लेफ्ट लोब्स होते हैं, और टू स्मॉलर लोब्स बन रहे होते हैं जिनको कैरिट और क्वाड्रेट कहा जाता है। इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन लीवर रिब केज के अंदर भी पड़ा होता है। इसको नॉर्मली पल्पेट नहीं किया जाता अनटिल अनलेस के देयर इज ए इनलार्जमेंट इन द लीवर, लाइक हेपेटोमेगैली हो गई है। तो हेपेटोमेगैली अगर होगी तो लीवर को इजीली पल्पेट किया जा सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई के, लीवर को ब्लड सप्लाई होती है, तो जो लीवर इज a यूनिक having a dual blood supply consisting of a venous portal supply। ओके, तो लीवर यूनिक इसलिए यूनिक है कि having a dual blood supply होती है consisting of venous portal supply through the hepatic portal vein and arterial blood supply through the hepatic artery। फैटी लीवर इजीली पल्पेट नहीं हो सकता, लेकिन कर सकते हैं। फैटी लीवर है, लेकिन वो अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि देयर इज ए फैटी लीवर। बेटा एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ये इंक्लूडेड होता है, लेकिन पल्पेट इजीली नहीं किया जा रहा होता। लेकिन जब इसकी इनलार्जमेंट हो जाती है तब इसको पल्पेट किया जा सकता है। ओके, डुअल ब्लड सप्लाई होती है। वन ब्लड सप्लाई जो है थ्रू पोर्टल सप्लाई हो रही होती है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, और आर्टीरियल ब्लड सप्लाई हो रही होती है थ्रू हेपेटिक वेन के थ्रू। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द हेपेटिक सप्लाई। कि 25% कार्डिक आउटपुट रिक्वायर होती है। 25% ऑफ द ब्लड पर मिनट इंटर्स द लिवर थ्रू द हेपेटिक आर्टरी, और रिमेनिंग 75% इंटर्स बाय द वॉल्व्स लेस देन पोर्टल वेन। और 25% जो कि कार्डिक आउटपुट होती है, 25% कार्डिक आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन पोर्टल सप्लाई। पोर्टल ब्लड सप्लाई, यू थिंक पोर्टल ब्लड सप्लाई क्या हो सकती है? पोर्टल ब्लड फ्लो या पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से आ रही होती है? ओके, पोर्टल ब्लड सप्लाई पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि लोब्स की डिवीजन में इंक्लूड क्यों नहीं इस क्वेश्चन को। बेटा लोब्स इसके अंदर पड़े होते हैं, लीवर के अंदर लोब्स पड़े होते हैं। ये लोब्स के अंदर होते हैं, लीवर के अंदर लोब्स पड़े होते हैं। अच्छा, हेपेटिक सर्कुलेशंस की अगर हम बात करें तो जो हेपेटिक सर्कुलेशन होती है, आपको क्या लगता है कि हेपेटिक सर्कुलेशन क्या हो सकती है? तो जैसे ब्लड फ्लो अब्डोमिनल ऑर्गन से पास आउट होता है, पोर्टल वेन के अंदर आता है, पोर्टल वेन से ये साइनोसाइड्स के अंदर आता है, साइनोसाइड से ये अगेन हेपेटिक वेन के अंदर जाता है, और हेपेटिक वेन से ये इंफीरियर वेन के ऑफ दी हार्ट के अंदर जाके अगेन सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। ओके, कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है कि पोर्टल सर्कुलेशन में ये होता है कि ब्लड बेसिकली अब्डोमिनल जो एओर्टा है वहाँ से फ्लो करता है अब्डोमिनल ऑर्गन से। उसके बाद ये पोर्टल वेन के अंदर आता है, पोर्टल वेन से ये साइनोसाइड्स आपकी लीवर के अंदर जाता है। साइनोसाइड्स का ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद ये हेपेटिक वेन के अंदर जाता है, और एट द एंड ये हेपेटिक वेन से सुपीरियर और सॉरी इंफीरियर वेना केवा का हिस्सा बन जाता है, और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड को ड्रेन कर रहा होता है। पोर्टल ब्लड सप्लाई डायरेक्ट हार्ट को ही लीवर को, लीवर से बेटा होने के बाद ये हार्ट को जा रही होती है। ओके बेटा, पोर्टल सर्कुलेशन में ये होता है जो अब्डोमिनल एओर्टा है वहाँ से ब्लड फ्लो करने के बाद
पोर्टल वेन में जाता है, पोर्टल वेन से ये अगेन साइनोसाइड्स के अंदर जाता है। तो उसके बाद ये पहले हेपेटिक आर्टरी से भी आ रहा होता है और पोर्टल वेन से भी आ रहा होता है। तो अगर हम बात कर रहे थे कि जो 25% होता है ये कार्डियक आउटपुट ये हेपेटिक आर्टरी से लेके आ रही होती है, और रिमेनिंग जो 75% होता है ये पोर्टल वेन से आ रहा होता है। तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 100% होती है। जो पोर्टल वेन से भी आ रहा होता है और पोर्टल आर्टरी से भी आ रहा होता है, दोनों में आना होता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर पड़े होते हैं स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती हैं दैट आर नोन एज साइनोसाइड्स। उसके बाद अगेन ये साइनोसाइड्स में फिल्टर होता है, वहाँ पे इस कुफर सेल्स पड़े होते हैं जिन्होंने जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं उनकी फेगोसाइटोसिस करनी होती है। उसके बाद ये अगेन हेपेटिक वेन का हिस्सा बनता है, और हेपेटिक वेन क्या करती है, इंफीरियर वेना केवा का हिस्सा बनाती है, और इंफीरियर वेना केवा से अगेन ये राइट साइड आती है हार्ट के अंदर, ट्रेन हो जाता है। ओके, अब द venous blood delivered by the hepatic portal veins comes from the digestive tract and major abdominal organs including the pancreas or spleen. Okay, so portal blood supply carries nutrients and toxic material absorbed in the intestine and blood cells and their breakdown products from the spleen and insulin and glycogen from the pancreas. Although the blood from the portal vein is incompletely saturated with oxygen and it supplies approximately 7% of the oxygen needed for the liver. अब जो पोर्टल वेन से आ रहा होता है ब्लड, उसके अंदर डेफिनेटली ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, इसलिए उसके अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो 75% होती है, और रिमेनिंग जो 25% ब्लड हेपेटिक आर्टरी से आ रहा होता है उसके अंदर 100% होती है। ओके, गाइडेड। तो जो पोर्टल ब्लड सप्लाई होती है बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स कैरी कर रही होती है, इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, वो टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड का हिस्सा बन रहे होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स होती हैं और कुछ अदर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्प्लीन से आ रहे होते हैं। इसके अलावा इंसुलिन होती है, ग्लाइकोजन होती है फ्रॉम द पेंक्रियाज। ओके, इसके अलावा ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन इज अप्रॉक्सीमेटली सेचुरेटेड एंड ऑक्सीजन, और जो 75% होता है ओके, द वेनस फ्लो आउटफ्लो की हम बात कर रहे थे। तो वेनस ओके, पोर्टल वेन से और पोर्टल आर्टरी से ब्लड सप्लाई क्लियर कर देता हूँ। जो पोर्टल वेन से आ रही होती है ना वो ब्लड, वो बेसिकली आपकी जीआईटी से आ रहा होता है ब्लड, जिसके अंदर अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके अंदर सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा पेंक्रियाज और से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन्स, वो सारे प्रोडक्ट्स अगेन लीवर के अंदर आ रहे होते हैं, और वो ब्लड जो कि पोर्टल आर्टरी से हेपेटिक आर्टरी से जा रहा होता है वो रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ऑक्सीजन होता है। लेकिन वो ब्लड जो पोर्टल वेन से जा रहा होता है उसके अंदर 75% ऑक्सीजन होती है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, तो अगर हम वेनस आउटफ्लो की बात करें फ्रॉम द लीवर इज कैरिड बाय द वॉल्व लेस हेपेटिक वेन होती है, जो कि इंफीरियर वेना केवा के अंदर एम्प्टी हो रही होती है जस्ट बिलो द लेवल ऑफ डायफ्राम। ये ऑलरेडी मैंने पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा दोनों के दरमियान प्रेशर होता है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द हेपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन नॉर्मली इज such the liver has the ability to store approximately 500 to 1 liter of the blood। अब ये जो प्रेशर होता है ये हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है।
इसलिए जो लीवर है उसके अंदर एट अ सेम टाइम 500 से लेके 1 लीटर तक ब्लड स्टे कर रहा होता है। अब ये ब्लड लीवर इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ हेमरेजिक शॉक, इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिया, ये लीवर ब्लड अपना डोनेट कर देता है और वो अगेन सर्कुलेशन में आ जाता है ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। Instead of that, this blood can be shifted back into the general circulation during the periods of hypovolemia and shock. Definitely, जब hypovolemia होएगा, ये shock की condition होएगी, तो ये liver अपना blood donate कर देगा। इसके अलावा in the right heart failure, in which the pressures in the vena cava increases, the blood backs up and accumulates in the liver. इसलिए जब right sided heart failure होएगा, तो ये blood again वेना केवा से बैक फ्लो करेगा, बैक फ्लो करने के बाद अगेन क्योंकि ये हेपेटिक वेन से आ रहा होता है, उसके बाद हेपेटिक जो वेन होती है वो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ओपन होती है और इन्फीरियर वेना केवा जो है ये राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा होता है। तो जब राइट हार्ट फेलियर होएगा तो ये अगेन होएगी किसके अंदर, इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। इन्फीरियर वेना केवा से ये हेपेटिक वेन के अंदर जाएगा और अगेन ये लीवर के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा और ये पोर्टल वेन हाइपरटेंशन भी काज कर रहा होता है। ओके, तो इसके फिजियोलॉजी ऑफ लीवर के बारे में अगर हम बात करें, फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो लीवर हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट बाय सिंथेसाइजिंग डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनके अंदर प्रोथ्रोम्बन्स है, फिब्रिनोजेंस हैं, इसके अलावा फैक्टर 1, 2, 7, 9 और 10 हैं। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉट। ये सारे फैक्टर्स अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लेटलेट्स तो हेल्प आउट कर ही रहे होते हैं ब्लड क्लॉट में, लेकिन ये अगर इनकी क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। Liver synthesize fats from the carbohydrates and proteins. Definitely the fats are absorbed as a triglycerides के तौर पे absorb हो रहे होती हैं और again ये in the turned into energy for the cells or the for body और triglycerides are also turned into lipoproteins for storage और lipoproteins की फॉर्म में ये स्टोर पड़े होते हैं। इसके अलावा फास्फोलिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसकी सिंथेसिस की जा रही होती है और ये सब्सटेंसेस हार्मोन की प्रोडक्शन और बायोसाइड्स की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, द लीवर आल्सो सिंथेसाइजेस द प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिनके अंदर मेनली एल्ब्यूमिन प्रोटीन है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहे होते हैं ताकि एडीमा से प्रिवेंट किया जा सके। Okay. Or several non-essential amino acids are also synthesized by the liver as well as serum enzyme, जिसकी बात आपने कही है कि AST होता है और ALT होता है। तो ये वो एंजाइम होते हैं, ये वो एंजाइम होते हैं जो कि लीवर से सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। गलत है। ओके, इसके अलावा LDH होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज हो सकती हैं और अल्कलाइन फास्फेट्स हो सकती हैं। ओके, आप ब्रेक ले लें, 15 मिनट्स की नमाज पढ़ लें, उसके बाद 6 PM इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। श्योर बेटा, नमाज की ब्रेक ले लें।
ओके, वेलकम बैक। लीवर के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया कि लीवर वांट्स टू डिटॉक्सिफाई सर्टेन ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा अदर एंडोजीनियस या एक्सोजीनियस कोई भी केमिकल्स हो रहे होते हैं, तो इनको लेस टॉक्सिक और इनएक्टिव बना रहा होता है अगर एक्टिव फॉर्म में आप ले लेते हैं। इसके अलावा सर्टेन मिनरल्स और विटामिन्स स्टोर हो रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज इनटेक और रिलीज देम व्हेन द बॉडी नीड्स देम। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विटामिन B12 और डी कैन बी स्टोर्ड इन सेवरल मंथ्स। अब जो लीवर हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर विटामिन B12 एज वेल एज विटामिन A फॉर सेवरल मंथ्स। Even के you can say कि vitamin A can be stored for several years। तो विटामिन E और K आर आल्सो essentials। जो विटामिन K है ये हेल्प आउट कर रहा होता है इन द क्लॉटिंग, और आयरन इज आल्सो स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। तो इसलिए वो पेशेंट्स जिनके लीवर का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको ये प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है कि आयरन फेरिटिन लेना शुरू कर दें। ओके, तो इसके अलावा लीवर की बात अगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लीवर एक वेस्कुलर ऑर्गन है जो कि डुअल ब्लड सप्लाई होती है उसको, और जो नॉर्मली ये 500 से लेके 1 लीटर तक ब्लड को स्टोर कर रहा होता है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिया, इन केस ऑफ हाइपोवोलीमिक शॉक, तो ये जो लीवर है विल डोनेट द ब्लड टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। इसके अलावा दे कैन बी रिलीज इन द इवेंट्स इन द हेमरेजिक सिचुएशन, या कोई हेमरेजिक शॉक की कंडीशन हो रही है तो उस टाइम ये जो ब्लड है लीवर डोनेट कर देता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं दैट सेल्स आर नोन एज कुफर सेल्स। कुफर सेल्स आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड माइक्रोफेजेस ऑफ द लीवर। अगर हम लीवर की फिक्स्ड माइक्रोफेजेस या लीवर के डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो दे कंटेन्स कुफर सेल्स। तो कुफर सेल्स बेसिकली फिक्स्ड माइक्रोफेजेस होती हैं, और ये फिक्स्ड माइक्रोफेजेस क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि लीवर के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है उसको फिल्टर कर रही होती हैं। जिस तरह ओवरव्यू में आप लोग बता रहे थे कि जो जो लीवर होता है ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि ये फिल्टर कैसे करता है। तो लीवर हैज़ कुफर सेल्स जो कि बैक्टीरिया को रिमूव कर रहे होते हैं, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ भी फॉरेन मटेरियल अगर ब्लड के अंदर मूव कर रहा होता है, जब वो ब्लड लीवर के अंदर जाता है, ये सेनोसाइट्स के अंदर जाता है, तो वहाँ से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो ये लीवर उसको मूव करवा देता है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट लीवर आल्सो प्रोड्यूसेस बाइल्स जो कि एड इन डाइजेशन। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर लीवर से बाइल प्रोड्यूस नहीं होएगा तो जो विटामिन्स हैं, फैट के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो माल अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लीवर सिरोसिस के लिए या हेपेटाइटिस के लिए सर्टेन फैक्टर्स, सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये सारा मसला लीवर के अंदर हो रहा होता है। ये लीवर के अंदर हेपेटाइटिस की कंडीशन हो रही होती है, ये लीवर फिब्रोसिस हो रही होती है, लीवर की स्कारिंग हो रही होती है, नेक्रोसिस हो रही होती है, फिब्रोसिस हो रही होती है। तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। उनमें पहला जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो है पर्सनल पोअर हाइजीन और पोअर सैनिटेशंस। you know human body contains 1 kg of microorganisms। ये आपको कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी बताएगा कि ह्यूमन बॉडी जो होती है दैट कंटेन्स 1 kg ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। 1 kg ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पुअर पर्सनल हाइजीन होएगी तो डेफिनेटली इट लीड्स टू मेनी डिजीजेज, मेनी कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। इसके अलावा अगर पुअर सैनिटेशंस हैं, वो वाटर्स या जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एरिया पुअर सैनिटाइज्ड है, प्रॉपर सैनिटेशंस नहीं है, तो दैट विल आल्सो वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसके अलावा अनप्रोटेक्टिव सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर्स, डेफिनेटली यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स। ये जो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, अगर हम पुराने दौर की बात करें तो मोस्टली लोग क्या करते थे, एक ही सुई से 2-3 पेशेंट्स को इंजेक्ट कर देते थे। लेकिन नो द ट्रेंड इज चेंज्ड।
नई टर्मिनोलॉजीज नई इन्वेंशंस हो गई हैं, तो इसलिए ये जो कंटामिनेटेड नीडल्स हैं ये सर्टेन एरिया के अंदर अभी भी प्रैक्टिस की जा रही होती हैं। इसके अलावा सिरिंजेस होती हैं, कंटामिनेटेड सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं या ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी वन ऑफ द प्रोडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ लिवर सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा वो पेशेंट्स जो एसिम्टोमेटिक्स होते हैं लेकिन कैरियर्स होते हैं, कि उसके अंदर उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक्स होते हैं। इनकी डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जो कि पेशेंट्स उनमें फॉल कर रहा होता है लेकिन पेशेंट्स रिमेन एसिम्टोमेटिक। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट के साथ कंटेक्ट हुआ है, दैट विल आल्सो लीड टू लिवर फेलियर, हेपेटिक सिरोसिस या लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस। वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द हेपेटाइटिस एज वेल। इसके अलावा रिसीव टैटूज विद एन अनस्टेलाइज नीडल्स, वो लोग जो कि रोड के ऊपर अनस्टेलाइज नीडल के साथ टैटूज बना रहे होते हैं, अगर वो वहाँ से आपने टैटूज बनवाया है या कोई इन्फेक्टेड नीडल्स का कंटेक्ट आपके साथ हुआ है, तो दैट विल आल्सो लीड टू लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस एज वेल। If we talk about the pathophysiology of the liver cirrhosis, तो आई थिंक ये एक डायग्राम है, ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो पहली जो चीज़ होती है रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो ये एक हेपेटोसेल हेपेटसाइट है। हेपेटोसाइट एक लीवर का सेल है। तो लीवर के सेल के अंदर जो वायरस है उसने कैसे इंटर होना होता है। पहली जो चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, तो उसने पहला काम रिसेप्टर बाइंडिंग का करना होता है। जब रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देगा, दूसरा उसने आरएनए अनकोटिंग करनी होती है, जिस तरह ये शो हो रहा है अनकोटिंग की। तीसरा काम उसने ट्रांसलेशन और प्रोटीलिटिक प्रोसेसिंग का करना होता है। चौथा काम सेम आरएनए की रेप्लिकेशन करनी होती है। पांचवा काम वायरल असेंबली बनानी होती है। और सिक्स पे मेचुरेशन और रिलीज़ होता है, और उसके बाद इसकी बडिंग हो जाती है। जैसे ये रिलीज़ होना शुरू होएगा, एक सेल से बाहर निकलेगा तो साथ वाले जितने भी सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता जाएगा। और एट द एंड जो लीवर है उसकी जो सेल्स हैं, ये जो हेपेटोसाइट्स हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। उनकी नेक्रोसिस हो सकती है, उनकी स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, उनकी फेब्रोसिस हो सकती है। ओके, तो इसका लीवर सिरोसिस का मेनली जो कॉज हो सकता है वो हेपेटाइटिस हो सकती हैं। ओके, तो बैक स्लाइड्स पे देखते हैं। पहली जो चीज़ हमने कहा कि रिसेप्टर्स बाइंडिंग्स होती हैं, तो ये जितने भी टारगेट्स ऑफ द हेपेटाइटिस वायरसेस और हेपेटोसाइट्स, मोस्टली आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो हेपेटाइटिस होता है वो लीवर सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये नहीं सुना कि हेपेटाइटिस जीआईटी का भी हो जाता है। तो जो वायरसेस होते हैं उनका मेनली जो टारगेट एरिया होता है दैट आर हेपेटोसाइट्स। अब हेपेटोसाइट्स लीवर के सेल्स होते हैं। हेपेटोसाइट्स अपटेक इन्वॉल्व्स रिसेप्टर्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। जब अगर हम हेपेटोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो दे पोजेस रिसेप्टर्स आफ्टर एंट्री इनटू द सेल। अब ये जो वायरस था उसने क्या किया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद इनसाइड द सेल आ गया। इनसाइड द जैसे सेल आता है तो ये वायरल आरएनए इज अनकोटेड। तो जो वायरल आरएनए था उसकी अनकोटिंग होना शुरू हो जाती है, और होस्ट राइबोसोम्स बाइंड्स टू फॉर्म पॉलीसोम्स। और जो होस्ट के राइबोसोम्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके पॉलीसोम्स बनाना शुरू कर देता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा चौथा काम ये करता है कि जो वायरल प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, वायरल जीनोम की कॉपी होना शुरू हो जाती है। अब ये वायरल जीनोम की कॉपी कौन कर रहा होता है, ये जो वायरल आरएनए पॉलीमरेज था उसने इसकी कापीज बनाना शुरू कर देनी होती है, और ये सेम कापीज होती हैं जिस तरह आरएनए की ओरिजिनल कापी होती हैं। इसके अलावा मिनिमल सेलुलर मार्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम हेपेटोसाइट इन्फेक्शन। हेपेटोसाइट्स का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ग्रुप एन से कि हेपेटाइटिस हो जाता है। उसके बाद साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, वो इसकी इन्फ्लेमेशन को मज़ीद वर्स करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही हेपेटोसाइट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो एट द एंड क्या होता है कि हेपेटोसाइट्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, हेपेटोसाइट्स की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, हेपेटोसाइट्स की स्कार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा लेम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होते हैं, और जैसे ही लेम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेशन होती है तो ये नेक्रोसिस को वर्स करना शुरू कर देते हैं। होप सो
क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा? तो अगेन नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम इसको देख लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है। पहला एक काम ये होता है कि रिसेप्टर्स बाइंडिंग होती है। तो हमने ये कहा है कि अब जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ी होती है, दे पोजेस या दे कंटेन रिसेप्टर्स। अब जैसे ही ये हेपेटाइटिस का वायरस आएगा तो उसका जो टारगेट सेल्स हैं दैट आर हेपेटोसाइट्स, तो पहला काम रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा। रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करने के बाद इनसाइड द सेल आएगा। इनसाइड द सेल आने के बाद आरएनए की अनकोटिंग करना शुरू कर देगा। जैसे ही अनकोटिंग होगी पोलिसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आरएनए की रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है और सेम कॉपीज जिस तरह ओरिजिनल आरएनए होता है उसी तरह की कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वायरॉन के साथ इसका असम्बल्स होते हैं और एट द एंड ये मिच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही मिच्योर होते हैं तो इनकी बडिंग हो जाती है, रिलीज हो जाते हैं। जैसे रिलीज होंगे तो साथ वाले जो हेपेटोसाइट्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ये मिच्योर्स होते हैं और रिलीज होते हैं तो वहाँ पे सर्टेन साइटोकाइंस रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा लेम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। लेम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन जो नेक्रोसिस होती है उसको मोर्स वर्स करना शुरू कर देती है। तो दैट वाज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस या पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लीवर, कि किस तरह एक लीवर इन्फेक्ट हो रहा होता है। अब इसके अंदर बेसिकली थ्री फेजेस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस चल रही होती हैं। अब ये थ्री फेजेस में क्या क्या हो जाता है। पहली जो फेज होती है दैट इज प्रोड्रोमल फेज, दूसरी एक्टेरिक फेज होती है और जो तीसरी फेज होती है दैट इज रिकवरी फेज। ये तीन फेजेस हर पेशेंट्स के अंदर रन करती हैं। अब जो प्रोड्रोमल फेज है, प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली दिस फेज बिगिंस अबाउट 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस। अब एक पेशेंट्स था, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूँ मैं यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन इज दैट कि अगर सपोज अगर एक पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हुआ था तो उसने मेडिसिन ले ली है, मेडिसिन लेने के बाद अगेन उसने हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया, सपोज पीसीआर करवाया तो पीसीआर के ऊपर नेगेटिव आ गया है। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स उसका अगेन आप टेस्ट करवाएंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। क्या रीज़न हो सकती है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक के ऊपर आया है। उस पेशेंट्स ने हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया हुआ था। आपने कहा कि भाई पीसीआर करवा के ले आएँ, आपने उसका पीसीआर करवाया, पीसीआर के ऊपर डिटेक्ट हो गया है। आपने उसको कहा कि आपने 3 मंथ के लिए मेडिकेशन खानी है, मेडिकेशन लेनी है। आपने 3 महीने के लिए उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब, मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट अगेन आपके पास आया है। आपने उसका पीसीआर करवाया, पीसीआर करवाने के बाद पेशेंट का जो हेपेटाइटिस था दैट वाज नेगेटिव। आप आपने हैप्पी फीलिंग्स आई हैं कि पेशेंट का हेपेटाइटिस था, नेगेटिव हो गया है। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स सेम पेशेंट्स प्रेजेंट होता है आपके पास और कहता है कि मुझे अगेन हेपेटाइटिस हो गया है। तो डू यू बिलीव इज इट पॉसिबल कि हेपेटाइटिस दोबारा हो जाएगा? अगर पॉजिटिव हो गया तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कौन आंसर कर रहा है? लेट्स सी। ओके, आप सोचें ज़रा कि ऐसा क्या हो सकता है। और उसके बाद हमने ये थ्री फेजेस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस की डिस्कस करनी है। वायरस से एक्सपोजर हुआ होगा दोबारा, पहले भी एक्सपोजर था दोबारा, चलो ये बात मान लेते हैं एक्सपोजर दोबारा हो सकता है। तो अगर दोबारा एक्सपोजर नहीं होता, पेशेंट्स कॉन्शियस हो गया था कि उसने कहा कि मुझे दोबारा एक्सपोजर नहीं हुआ, लेकिन पहले वायरस से अगेन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? ओके, पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन रीज़न क्या है? एनीबॉडी सोचें ज़रा, ब्रेन को यूज़ करें। इट फास्ट। इन्फेक्शन,
और कौन सा इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो ऑलरेडी चल रहा होता है। अच्छा, ये वायरस डेड नहीं होता। ओके, अगर डेड नहीं होता, अच्छा चलो वायरस डेड नहीं हुआ तो पीसीआर पे कैसे नेगेटिव आया है? बेटा इम्यूनिटी की चलो वजह हो सकती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो सकती है, लेकिन आपने पीसीआर पे ऊपर डिटेक्ट कराया है और पीसीआर के ऊपर उसका नेगेटिव आया है। अगर अगर इन्फेक्शन था, वायरस डेड नहीं होता, तो वो नेगेटिव कैसे हुआ है? ओके, अब आवाज आ रही है? थोड़ी देर के लिए फंक्शन बंद कर देता है, उसके बाद दोबारा अपने फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। वायरस बड़ा समझदार है वैसे, ऐसे नहीं होता। एनी हाउ, हो सकता है वायरस कुछ वक्त के लिए सो गया हो। नहीं, वायरस हाइबरनेट नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि वायरस सो जाए? वायरस बड़ा समझदार है, दोबारा जाग जाता है, और वायरस होता भी नहीं है। ओके वेल, अच्छा इम्यून सिस्टम पहले वीक नहीं हुआ था जब उसने हेपेटाइटिस काज किया है? तभी तो इम्यून सिस्टम वही था। उसके बाद आपने उसको मेडिकेशन दी है, मेडिसिन दी हैं, तो उसका नेगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव हो गया तो अगेन पॉजिटिव कैसे हो गया? सर जस्ट डी एक्टिव होता है वो। अच्छा डी एक्टिव फिर पीसीआर पे कैसे डिटेक्ट होता है? अच्छा एक चीज़ और बता दें, अगर डी एक्टिव होता है तो वो पेशेंट्स जिनका आप किट पे टेस्ट करवाते हैं पॉजिटिव आता है, लेकिन पीसीआर पे करवाते हैं तब डिटेक्ट नहीं होता, अनडिटेक्टेड आ रहा होता है, तो क्या उनको हेपेटाइटिस नहीं होता? अच्छा ड्यू टू इन्फेक्शन लो इम्यूनिटी की वजह से हो जाता है। ओके, लेकिन चलें थोड़ा बहुत मान लेते हैं, कोई 5% कि लो इम्यूनिटी एक काज हो सकती है, रिपीटिशन ऑफ इन्फेक्शन एक काज हो सकती है, लेकिन ओनली 5%। वायरस की ग्रोथ नहीं होती, वायरस की ग्रोथ होती है। अगर वायरस ग्रो ही ना करता, वायरल अच्छा ग्रो ना करता, तो फिर इन्फेक्शन कैसे काज करता? नहीं नहीं, अभी ब्रेन आप यूज़ करें अपना। वीकली पॉजिटिव और वीकली नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वायरस डेड नहीं होता, उसकी ग्रोथ नहीं होती। चले जो आप मेडिसिन दे रहे होते हैं, दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल, ये बैक्टीरिया को किल कर रही होती हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक रही होती हैं। पीसीआर पे नहीं आता। अच्छा पीसीआर पे क्यों नहीं आता? एंटीबायोटिक्स देखते हैं। ओके हाँ, ये बात तो मान लेते हैं कि अगर हेपेटाइटिस की रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो वो पॉजिटिव भी होता है, वायरस डेड ही नहीं होता। ओके, मोर गेस, वायरस नेगेटिव नहीं होता। अच्छा जो इंजेक्शन लगाते हैं हेपेटाइटिस में, उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इफेक्ट ख़त्म हो जाता होता तो ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए छापी कंटिन्यू रखनी पड़ती, लेकिन अब तो ऐसी मेडिकेशंस हैं जो ओनली 3 मंथ के लिए आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करें। 3 महीने के बाद अगर आप उसका पीसीआर करवाएं तो पेशेंट नॉन डिटेक्टेड होगा। और वायरल लोड का इशू या अल्कोहल इंटेक, डेफिनेटली पेशेंट्स अगर अल्कोहल इंटेक ले रहा है तो रिस्क पे ही है ना। अगर अल्कोहल इंटेक नहीं ले रहा तो वो कैसे रिस्क पे हो सकता है? और वायरल लोड क्या है? वायरल लोड अगर तो डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है तो वायरल लोड आएगा, अगर डिजीज़ ही प्रोग्रेस नहीं कर रही तो वायरल लोड नहीं आएगा। अच्छा चलें, नहीं पता अभी लोगों को, आप लोगों को भी नहीं पता है ना। अच्छा आप में से किसी ने ये पहले इस तरह का कोई एक्सपोजर हुआ है कि एक ऐसा पेशेंट जो कि आपने देखा हो कि वो पॉजिटिव था, उसके बाद आपने उसको मेडिकेशंस दी या मेडिसिन दे के दी, वो पीसीआर पे नेगेटिव हो गया और कुछ अरसे के बाद अगेन आपके पास आया हो और उसने कहा हो कि भाई मुझे दोबारा हेपेटाइटिस हो गया है? कभी इस तरह का एक्सपोजर हुआ है? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। अच्छा,
नहीं, चलें ये 3 फेजेस, ओके ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होता है। आप ने कभी हेपेटाइटिस क्लिनिक पे काम नहीं किया? डेफिनेटली देखे होंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसे क्यों होता है, और आप ये याद रखिएगा। सर वायरस उसमें प्रेजेंट होगा पर इतना वीक हो गया होगा कि पीसीआर पे डिटेक्ट नहीं होगा रहने से, पर जैसे मेडिसिन छोड़ देंगे तो फिर रीग्रो करेगा। अच्छा, वायरस भी बड़ा समझदार है कि मेडिसिन अगर छोड़ेंगे तो रीग्रो कर जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि वायरस एक दफ़ा अगर किल हो जाता है तो वो किल हो जाता है, वो डेड हो जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छा चलें, आज हम आपको एक लॉजिक दे देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप सोचिएगा ज़रूर कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने उसको भी बताना है कि भाई ये दोबारा हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है ना कि अगर एक दफ़ा हेपेटाइटिस हो गया है, अगर उसको नेगेटिव कर दिया गया, नेगेटिव भी हो गया, तो क्या वो दोबारा हो सकता है? तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, 50% चांसेस होते हैं कि वो हेपेटाइटिस को दोबारा हो जाएगा और हो सकता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हेपेटाइटिस होता है ना, इसने टारगेट किसको करना होता है? हेपेटोसाइट्स को करना होता है। वेरी गुड, गॉट इट। अक्सर ने आंसर अच्छा दिया है, वेरी गुड, दैट्स द आंसर। कि सरफेस एंटीजन जो होता है ये डेड हो जाता है, लेकिन कोर एंटीजन डेड नहीं होता। डेफिनेटली यस। अब ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। डेफिनेटली वेरी गुड अक्सर। तो एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है जिसको कहा जाता है सरफेस एंटीजन है। एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है जिसको कहा जाता है कोर एंटीजन है। अब जो मेडिसिन होती हैं ना, वो हमेशा कोर एंटीजन के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। अब जैसे ही मेडिसिन पेशेंट्स लेता जाता है ना, तो जो कोर एंटीजन होता है वो डेड हो जाता है। आप पीसीआर करवाएंगे, कोर एंटीजन किल हो गया, कोर एंटीजन किल होता है तो पेशेंट्स का जो पीसीआर है वो नेगेटिव आ जाता है। ओके, दोबारा बता देता हूँ। मैंने ये बताया है कि दो तरह के एंटीजन होते हैं, एक सरफेस एंटीजन होता है और एक कोर एंटीजन होता है। अब जो होता है ना सरफेस एंटीजन, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा होता है, और यही सरफेस एंटीजन कोर एंटीजन बन जाता है, क्योंकि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जो सेल वॉल की या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। एग्जैक्टली, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये जैसे ही सरफेस के साथ अटैच होता है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। जैसे ही सेल के अंदर जाता है तो उसको कहा जाता है कोर एंटीजन। अब एंटीजन दो तरह से थे, वन वाज सरफेस एंटीजन, अदर इज कोर एंटीजन। जो सरफेस एंटीजन होता है ना, ये सेल के ऊपर पड़ा होता है, कोर एंटीजन विद इन द सेल पड़ा होता है। अब जो मेडिसिन है हेपेटाइटिस की या कोई भी मेडिकेशंस होती हैं, वो हमेशा एक्ट कर रही होती हैं ऑन द कोर एंटीजन। अब मेडिकेशंस आपने दी पेशेंट्स को, तो कोर एंटीजन आपने किल कर दिया। जब आप टेस्ट करवाएंगे, पीसीआर करवाएंगे, तो कोर एंटीजन ऑलरेडी किल हो चुका था, इसलिए टेस्ट नेगेटिव हो गया था। लेकिन जो सरफेस एंटीजन था वो अगेन ट्रिगर करेगा, क्योंकि वो तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है। वो अगेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और जब रिसेप्टर के साथ अगेन बाइंड करेगा, वो अगेन कोर एंटीजन बनेगा। कोर एंटीजन बनेगा तो अगेन ये प्रोसेस स्टार्ट करवा देगा। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होएगा, अगेन आप टेस्ट करवाएंगे, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। एक वजह। दूसरी वजह ये है कि जो किट मेथड है ना, किट किट के ऊपर हमेशा सरफेस एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, कोर एंटीजन डिटेक्ट ही नहीं करते। मोस्टली आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर एक पेशेंट्स है जिसका हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया है, किसके ऊपर? किट मेथड के ऊपर करवाया है, और उसका जो किट मेथड के ऊपर टेस्ट था वो पॉजिटिव था। लेकिन अगर उसका पीसीआर करवाया तो पीसीआर में नॉन डिटेक्टेड आया है, या पीसीआर के ऊपर नेगेटिव आया। उसकी वजह क्या है कि अभी जो को सरफेस एंटीजन पड़ा था ना, वो कोर एंटीजन नहीं बना। ये जो सरफेस एंटीजन था वो ट्रिगर कर रहा है, कोर एंटीजन बनेगा। कोर एंटीजन ने जाके इफेक्ट करना है, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा या सेल के अंदर जाएगा, तब पैथोलॉजिकल चेंजेस लेके आएगा। अगर सेल के ऊपर पड़ा रहेगा, सेल के ऊपर पड़ा रहेगा तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए वो पेशेंट्स जिनका पीसीआर करवाना ज़रूरी होता है, पीसीआर में कोर एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, ना कि सरफेस एंटीजन। लेकिन किट मेथड के ऊपर सरफेस एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है, ना कि
कोर एंटीजन। अब बेटा सरफेस एंटीजन पड़ा रहता है, अगर वही एक एंटीजन सेल सरफेस के इनसाइड चला जाएगा तो सेल को कौन कवर करेगा? तो ये रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ऊपर, रिसेप्टर के साथ इसने करते रहना होता है। हाँ बेटा, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इसकी पैथोलॉजी है, ये इस तरह हमें आप लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं कि अगर हेपेटाइटिस एक दफ़ा हो गया तो क्या दूसरी दफ़ा भी हो सकता है? तो डेफिनेटली यस, इसकी ये वजह होती है। बेटा किट मेथड इसलिए इनिशियल डायग्नोज के लिए ठीक होता है, जो किट मेथड है इनिशियल डायग्नोज के लिए ठीक होता है कि इसको हेपेटाइटिस होगा या नहीं होगा। इसलिए उसके बाद किट मेथड के बाद करवाने के बाद आपको डॉक्टर कहता है कि भाई जाके पीसीआर करवा लें। पीसीआर करवाने का मकसद यही होता है कि क्या ये जो सरफेस एंटीजन पड़ा था ये कोर एंटीजन तो नहीं बन गया। अगर कोर एंटीजन बन गया है तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आप पीसीआर के ऊपर नॉन डिटेक्टेड लेके आते हैं, पीसीआर के ऊपर डिटेक्ट नहीं होता, तो आपको मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ती। अच्छा बेटा, इसलिए तो मेडिसिन लेने के बाद ना दोबारा पीसीआर करवाया जाता है कि क्या वो जो कोर एंटीजन था वो किल हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो वो किल हो जाए तो इसका मतलब था कि मेडिसिन इफ़ेक्टिव थी, मेडिसिन ने उस कोर एंटीजन को किल कर दिया है। अगर वो कोर एंटीजन को किल नहीं करेंगी तो डेफिनेटली मेडिकेशन की एफिकेसी अच्छी नहीं थी, या मेडिसिन अच्छी नहीं थी, या मेडिसिन एक्सपायर्ड थी, इस तरह की कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा, ओके वेल, किट मेथड से बेटा ये कंफर्म होता है कि इस पेशेंट्स को हेपेटाइटिस है या नहीं, लेकिन पीसीआर जो है ये कंफर्म कर देता है कि इसकी वायरल कॉपीज़ बन रही हैं या नहीं बन रही। चलें इसको और इजी कर लें, अगर वायरल कॉपीज़ बन रही हैं, वायरस की अगर कॉपीज़ बन रही हैं तो दैट इज़ डिटेक्टेड ऑन द पीसीआर, नॉट ऑन द किट मेथड। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। को सरफेस एंटीजन, अच्छा सर मेडिसन को सरफेस एंटीजन भी ख़त्म, अच्छा बेटा मेडिसिन जो होती हैं ना वो सेल के अंदर ही जाके एक्ट कर रही होती हैं, सेल के ऊपर एक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स बड़े होते हैं, उन्होंने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना होता है और इनसाइड द सेल आके एक्ट करना होता है। अगर मेडिसिन रिसेप्टर के ऊपर ही एक्ट करना शुरू कर दें तो वहाँ ही उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, तो वो सेल के अंदर ही नहीं आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो अल्टीमेटली इनसाइड द जो सेल पड़ा है कोर एंटीजन वो किल नहीं होएगा। बेटा एक पेशेंट्स का पीसीआर तब करवाना चाहिए जब आपने ट्रीटमेंट दे दी है आफ्टर 3 मंथ। उसके बाद एवरी ईयर कहा जाता है कि आप जो पीसीआर है उसको रिपीट करवाएं एवरी ईयर। कि अगर एक पेशेंट्स ने इनिशियल 3 मंथ की ट्रीटमेंट ली है, 3 मंथ की ट्रीटमेंट लेने के बाद उसका जो टेस्ट था वो नेगेटिव हो गया है, उसके बाद आप उसके लिए रिकमेंड करें कि हर 1 साल के बाद उसको पीसीआर करवाना ज़रूरी है, इसलिए कि उसको दोबारा हेपेटाइटिस नहीं हो रहा। ओके, होप सो यू गॉट माई पॉइंट ना। ओके, तो 3 फेजेस ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस होती हैं, जिसके अंदर हमने कहा है कि पहली जो फेज़ होती है उसको प्रोड्रोमल फेज़ कहा जाता है, दूसरी एक्टेरिक फेज़ होती है, और तीसरी जो फेज़ होती है उसको रिकवरी फेज़ कहा जाता है। ओके, ये 3 फेजेस हमने करनी है। पहली फेज़ के अंदर क्या हो रहा होता है कि दिस फेज बिगिंस आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर द एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस। अब जैसे ही पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हुआ है तो ये 2 वीक्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, यानी 15 डेज के अंदर ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर जो पेशेंट्स होता है वो इजीली अपना इन्फेक्शन दूसरे बंदे को ट्रांसमिट कर सकता है। इसके अलावा साइन और सिम्टम्स जिसके अंदर मलेज होना शुरू हो जाता है, जनरलाइज बॉडी पेन होता है, फटीग होना शुरू हो जाती है, एनोरेक्सिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस होता है, नोजिया वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है, कफ होती है, लो ग्रेड फीवर होता है। अच्छा एक बात और याद रख लीजिएगा, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरल हेपेटाइटिस हैं, उनके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है, और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है। जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं लाइक वायरल हेपेटाइटिस हो गए, उनके अंदर हमेशा लो ग्रेड फीवर होएगा, और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके अंदर हाई ग्रेड फीवर होएगा। तो इसके अंदर प्रोड्रोमल फेज़ के अंदर भी ना लो ग्रेड फीवर होना शुरू हो जाता है, और ये तब तक रहता है जब जॉन्डिस अपेयर होना शुरू हो जाती है, और इसके अंदर इंट्राहेपेटिक
प्रॉब्लम हो रहा होता है कि लीवर के अंदर इटसेल्फ प्रॉब्लम होता है, इसलिए जॉन्डिस होना शुरू हो जाती है। अब हमने ये कहा था कि जो बिलीरुबिन है ना, उसने एलिमिनेट होना होता है। बेटा ये थर्मोस्टेट का है कि जो वायरल्स होते हैं ना, वायरल हेपेटाइटिस होते हैं या वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो इतना सीवियर नहीं होता, उसको किल करने के लिए ना जो थर्मोस्टेट होता है वो अपना टेम्परेचर कम रखता है। लेकिन जब बैक्टीरियाज है ना, ओके, तो जो बैक्टीरियाज है ना उनको किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, सर्टेन प्रोटीन को डीनेचर करना पड़ता है, तो इसलिए तब वो जाके किल होते हैं, तब जाके उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है। बेटा कोरोना वायरस के साथ और कॉम्प्लिकेशन हो रही होती हैं। कोरोना वायरस के साथ टाइफाइड फीवर भी हो रहा होता है, जीआईटी मैनिफेस्टेशंस भी आ रही होती हैं। और ये कोरोना जो है, अगेन ये वायरस है, लेकिन इसके साथ जीआईटी मैनिफेस्टेशन हो रही होती हैं, नोजिया वोमिटिंग भी हो रहा होता है, कफ भी हो रही होती है, हो सकता है उस पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस हो रहा होता है। अब वो ब्रोंकाइटिस उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर जीआईटी की बात करें तो वहाँ पे टाइफाइड फीवर भी हो रहा होता है, तो इसलिए उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है। ओके, तो बात कर रहे थे हम, क्या बात कर रहे थे, हाई ग्रेड और लो ग्रेड की। अच्छा, तो ये थर्मोस्टेट की जो लो ग्रेड फीवर होता है इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो वायरल ग्रोथ होती है ना, इसको इनहिबिट करना ईजी होता है रेदर देन बैक्टीरियल ग्रोथ। अब बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर का ज़्यादा होना ज़रूरी हो रहा होता है। ओके, अब पहली फेज हमने ये कहा है कि जब जॉन्डिस अपीयर होगी तो ये फेज एंड होती है। अब जॉन्डिस कब अपीयर होगी, जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और बिलीरुबिन की एलिमिनेशन नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टिल्कोबिलिन या यूरोबिलिनोजन, या जब ये फैट सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको कहा जाता है ये प्रोड्रोमल फेज है। अब जो दूसरी फेज होती है दैट इज एक्टेरिक फेज। अब एक्टेरिक फेज में क्या होता है कि डार्क यूरिन होना शुरू हो जाता है, जॉन्डिस सवेयर होना शुरू हो जाती है और क्ले कलर्ड स्टूल होना शुरू हो जाता है। अब आपको पता है जो यूरिन का कलर है ये यूरोबिलिनोजिन की वजह से है, यूरोबिलिनोजिन की वजह से है, और जो स्टूल का कलर है ये स्टेरकोबिलिन की वजह से है। अब ये एंड प्रोडक्ट किसका है, बिलीरुबिन का एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे ही जॉन्डिस अपीयर होएगी बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो यूरिन का कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जॉन्डिस वर्स होना शुरू हो जाएगी और क्ले कलर्ड स्टूल होना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ हेपेटोमेगैली हो जाती है। एक्टेरिक फेज के अंदर याद रखिएगा पहली जो चीज़ है कि हेपेटोमेगैली होना शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ बिलीरुबिन या जॉन्डिस वर्स होना शुरू हो जाती है, बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट में डार्क यूरिन होता है और क्ले कलर्ड स्टूल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो पर्सन होता है, ये जो पेशेंट्स होता है, उसको उसका अगर लीवर पर कस किया जाए तो वो पेन फील करता है, ऑन परकशन ही या शी फील्स पेन्स, और ये वो एक्चुअल फेज ऑफ इलनेस होती है। और ये 1 to 2 वीक्स आफ्टर प्रोड्रोमल फेज स्टार्ट होती है और 2 to 6 वीक्स तक ये कंसिस्टेंटली रहती है। लेकिन आप लोगों ने मोस्टली स्टूल का कलर, अच्छा स्टूल का कलर बेटा स्टिरकोबिलिन की वजह से होता है और यूरिन का कलर यूरोबिलिनोजिन की वजह से होता है। तो जब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो स्टिरकोबिलिन ये स्टूल में से पास नहीं होती तो उसका कलर क्ले कलर्ड होना शुरू हो जाता है। सेम कंडीशन विद द डार्क यूरिन, कि जब यूरोबिलिनोजिन नहीं पास आउट होएगा तो डार्क कलर होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो दूसरा जो होता है इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये हर उस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर भी सफ़र कर रहा होता है इन 3 फेजेस का। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स जिनका एक्सपोजर वायरसेस के साथ होता है उनको हेपेटाइटिस नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जो लीवर के सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज हेपेटोसाइट्स, तो हेपेटोसाइट्स कंटेन्स कुफर सेल्स है। अब बेटा करवा सकते हैं, डेफिनेटली स्टूल एग्जामिनेशन करवा रहे होते हैं। अच्छा लेकिन क्या बता रहा था, ओके, हाँ, इसमें ये है कि मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं रिकवर कर जाते हैं। पेशेंट्स का एक्सपोजर रिपीटेडली हेपेटाइटिस वायरसेस के साथ होता है, लेकिन उन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस नहीं होता। वो इसलिए हेपेटाइटिस नहीं होता क्योंकि जो लीवर के सेल्स होते हैं दे कंटेन्स फिक्स माइक्रोफेजेस जो कि ब्लड को क्लियर आउट करवा रहे होते हैं। अब जैसे ही कोई वायरसेस जाता है या कोई बैक्टीरिया जाता है तो ये जो कुफर सेल्स हैं उसकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब जैसे ही कुफर सेल्स
या जो फिक्स माइक्रोफेजेस पड़ी हैं उनका काम डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये हेपेटाइटिस होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टूल का एग्जामिनेशन या यूरिन का एग्जामिनेशन फॉर कलर नहीं करवाया जाता अनटिल अनलेस के इनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी ना हो। लाइक अगर ब्लड आ रहा है, चाहे वो यूरिन के अंदर हो या स्टूल के अंदर हो, इसके अलावा कोई जीआईटी की मैनिफेस्टेशंस हो और पेप्टिक अल्सरेशन हो सकती है, डाइसेंट्री हो सकती है। इसके अलावा जो अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, लाइक हीमाचूरिया है, तो हो सकता है कोई ट्रोमा वगैरह हुआ हो। अगर पस सेल्स आ रही हैं, लाइक यूटीआई हुआ, तो तब जाके ये यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है। अदरवाइज हम सिर्फ कलर की बेस पे ना यूरिन का टेस्ट या स्टूल का टेस्ट नहीं करवा रहे होते। ओके। ओके। वेल, तो आप लोगों को ये समझ आ गई दूसरी एक्टेरिक फेज की। पहली हमने कहा कि प्रोड्रोमल फेज होती है, दूसरी हमने कहा कि एक्टेरिक फेज होती है। अब एक्टेरिक फेज के अंदर क्या क्या होता है कि जब जॉइंटिस वर्स करती है, उसके रिजल्ट में डार्क यूरिन होना शुरू हो जाता है, क्ले कलर्ड स्टूल होना शुरू हो जाता है, हेपेटोमेगेली हो जाती है, और जब पेशेंट्स के लीवर को पर कस किया जाता है तो पेशेंट्स को पेन हो रहा होता है, और ये एक्चुअल फेज ऑफ इलनेस होती है। प्रोड्रोमल फेज के बाद 1 to 2 वीक्स के बाद स्टार्ट होती है और 2 to 6 वीक्स तक कंटिन्यू रहती है। ओके। सॉरी। तीसरी होती है रिकवरी फेज। अच्छा, दोबारा बता देता हूँ बेटा, ये रिकवरी फेज करके बता देता हूँ, डोंट वरी। तीसरी फेज जो होती है उसको रिकवरी फेज कहा जाता है। अब रिकवरी फेज के अंदर ये होता है कि रिकवरी बिगिंस व्हेन द जॉइंटिस स्टार्ट्स टू क्लियर, द लीवर स्टेज इन लार्ज एंड टेंडर बट द अदर सिम्टम्स स्टार्ट टू डिमिनिश, or it usually begins 6 to 8 weeks after exposure. The liver regains normal function 2 to 12 weeks after the jaundice begins. अब रिकवरी फेज में क्या होता है कि जो पेशेंट्स है वो रिकवर करना शुरू कर देता है। अब रिकवर कैसे करता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको कि जो लीवर के अंदर सेल्स पड़े होते हैं, दैट आर नोन एज पुफर सेल या फिक्स माइक्रोफेजेस। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग में ये बताया था कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन भी करते हैं, तो मैंने पूछा था कि ये कैसे करते हैं। तो ये जो पुफर सेल्स होते हैं ना, ये पड़े होते हैं साइनोसाइड्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर पड़े होते हैं। ओके। तो जैसे ही ब्लड है, ये वो ब्लड जो कि वायरसेस वाला ब्लड है, कोई भी अदर पैथोजेंस वाला ब्लड है, तो ये जब उसमें से पास होता है, साइनोसाइड्स में से पास होता है ना, तो जो पुफर सेल्स होते हैं वो इसको फिल्टर कर रहे होते हैं। अब अगर कोई भी वायरसेस आ गया है, अनटिल अनलेस के वो कुफर सेल्स अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में है, उनकी इम्यूनिटी कम नहीं हो चुकी। अगर तो इम्यूनिटी कम हो गई है तो अल्टीमेटली पेशेंट्स ये 3 फेज में से गुजरेगा और उसके बाद उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद उसको लीवर सिरोसिस होना ही होना है, लीवर की फिब्रोसिस नेक्रोसिस होनी ही होनी होती है। लेकिन उसका अगर कुफर सेल्स अच्छे हैं, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा है, तो अगेन जैसे ये फेज में से गुजरेगा, हेपेटोसाइट्स में से हेपेटोसाइट में आएगा या कैपरी बेड के ऊपर आएगा, तो ये कुफर सेल्स उसकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। तो जो पेशेंट्स है वो रिकवर करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही रिकवर करेगा तो जो उसकी जॉन्डिस थी, जो लीवर था, वो अपना नॉर्मल फंक्शन रीगेन कर लेता है। उसने जो बिलीरुबिन थी उसको फैट सालुबाल से वाटर सालुबाल में बनाने के बाद एलिमिनेशन का प्रोसेस नॉर्मल करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ अरसे के लिए जो हेपेटोमेगैली है वो सस्टेन्ड रहती है। अगर लीवर को टच किया जाए तो टेंडरनेस फील हो रही होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो सिम्टम्स होती हैं ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं, और यूजुअली ये 6 to 8 वीक्स के बाद ये सबसाइड होना शुरू हो जाता है। और लीवर जो है नॉर्मल 2 to 12 वीक्स के अंदर आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द जॉन्डिस अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसलिए ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द देयर इम्यूनिटी लेवल। अगर उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, तो क्या होता है, कि वो पेशेंट्स रिगेन कर लेता है अपनी हेल्थ स्टेटस को। ओके। तो अब हम बात करते हैं लीवर सिरोसिस की, कि लीवर सिरोसिस क्या होता है।
Liver cirrhosis represents the end stage of chronic liver disease in which much of the liver, much of the functional layer tissue has been replaced by fibrous tissue. अब ये एक नीचे डायग्राम दिखाई गई है। अब एक साइड पे हेल्दी लीवर है और एक साइड पे सिरोटिक लीवर है। सिरोसिस के अंदर देखिएगा कि नॉर्मल लीवर और जो सिरोटिक लीवर है उसमें क्या क्या चेंजेस आ चुकी हैं। उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, उसके फंक्शंस के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, और ये डिजिग्नेट कर रहा होता है कि ये एंड स्टेज क्रोनिक लिवर डिसीज को लीड कर चुका है। इसके अलावा सिरोसिस इज सेवियर स्कारिंग ऑफ द लिवर एंड पुअर लिवर फंक्शन सीन एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज। और ये जो लीवर सिरोसिस होता है या फिब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, दैट विल लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास। The scarring is most often caused by long-term exposure to toxins such as alcohol or viral infections. अब ये याद रखिएगा कि ये दो तरह से हो सकता है लीवर सिरोसिस, या तो ये ड्रग इंड्यूस्ड होता है या अल्कोहल इंड्यूस्ड होता है, और तीसरी चीज़ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। ड्रग इंड्यूस्ड, अल्कोहल इंड्यूस्ड या तीसरी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। ये तीनों चीज़ें लीवर सिरोसिस काज कर रही होती हैं। वायरल इन्फेक्शन डेफिनेटली हेपेटाइटिस काज कर रहे होते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। इसके अलावा अल्कोहल इंटेक जो है ये भी जाके जो लीवर के सेल्स हैं दैट आर नोन एज हेपेटोसाइट्स, उनकी डिग्रेडेशन करना शुरू कर देता है, किल करना शुरू कर देता है। इसलिए वो पेशेंट्स जो कि अल्कोहल इंटेक ले रहे होते हैं उनको टेपर ऑफ करवाना चाहिए, अल्कोहल की क्वांटिटी कम करवाना चाहिए, और एट द एंड उनको कहना चाहिए कि भाई अल्कोहल इंटेक ख़त्म कर दें। अब इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। यूजुअली एसोसिएटेड अल्कोहलिज्म हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकते हैं, टॉक्सिक रिएक्शंस टू ड्रग्स हो सकती हैं, सर्टेन केमिकल्स हो सकते हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ये एक लीवर सिरोसिस का हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि लीवर सिरोसिस होता कैसे है। इसके अलावा हमने बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, जीआईटी के बारे में पढ़ना है, और सर्टेन अदर कंडीशंस के बारे में भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा, फिब्रस टिश्यू फिब्रोसिस होना शुरू हो जाती है, स्कार फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, तो जो फिब्रो इलास्टिक कैप्सूल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फिब्रस टिश्यू, नॉन फंक्शनल फॉर्म में होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ड्रग्स, वायरल, अल्कोहल इंड्यूस्ड होती हैं, ड्रग इंड्यूस्ड होती हैं, और थर्ड वन वायरल इंड्यूस्ड होती हैं। ये तीन मेनली वजह हो सकती हैं। इसके अलावा जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं उनके अंदर ये फैक्टर्स हो सकते हैं, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। इसके अलावा सिरोसिस आल्सो accompanies metabolic disorder that causes the deposition of minerals in the liver, और two types of these factor disorders are hematochromatosis, आयरन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, या दूसरी विल्सन डिजीज है जिसमें कॉपर डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। ये अदर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। या तो पेशेंट्स को हीमोक्रोमेटोसिस है जिसके अंदर आयरन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, या पेशेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम विल्सन डिजीज जिसके अंदर कॉपर डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है। ये दो अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये है सिरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज फिब्रस एंड कन्वर्जन्स ऑफ नॉर्मल लीवर आर्किटेक्चर्स इनटू न्यूट्यूल्स कंटेनिंग प्रोलिफरेटिंग हेपेटोसाइट्स। और मेरे ख्याल है आज के लिए आप लोगों को इतना काफ़ी है, क्या ख्याल है? और इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और इसकी मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट हमारी क्लास है नेक्स्ट ट्यूसडे को 5 to 7। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन ये आप लोगों ने अब इसको बुक से पढ़ना है, नोट्स पे रिलाई नहीं करना। लेकिन जो जो नोट्स हैं ये भी डेफिनेटली बुक से ही हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसको बुक से अच्छी तरह रीड आउट करना है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे रिगार्डिंग टेस्ट। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। अगर ये ना पूछिएगा कि टेस्ट में क्या देना है। ओके, बाकी टेस्ट के पैटर्न का आप लोगों को पता है, और क्वीज कब है? आई थिंक
टेस्ट सैटरडे को आई थिंक आप लोगों का, सैटरडे को, और आप टाइम डिसाइड कर लें। एमसीक्यूज और एससीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज और एससीक्यूज के अलावा कुछ नहीं होगा। पैटर्न ये होगा कि एमसीक्यूज कुछ होंगे और कुछ एससीक्यूज होंगे, और आप लोगों को डेफिनेटली कमिंग सैटरडे है, ये सैटरडे है, आई थिंक ये सैटरडे है, सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी कंफर्म। कमिंग सैटरडे को नहीं है, 3 से 6 टाइम है सैटरडे। ओके, लेट मी कंफर्म कि कब है। ओके, आप लोग अपना टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा किस टाइम आप लोगों ने सैटरडे को टेस्ट लेना है। हम मॉर्निंग में भी ले सकते हैं आई थिंक, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँगा। 13 जून को है, 13 जून को, 13 जून, 13 ये सैटरडे, डेफिनेटली ये सैटरडे को है। टाइम आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, और जो टाइम आप लोगों को सबको सूट करे वो टाइम बता दीजिएगा, उस टाइम टेस्ट ऑनलाइन हो जाएगा। दिस सैटरडे बेटा, कमिंग सैटरडे का मतलब होता है कि नेक्स्ट सैटरडे जो आना है, और ये 13 जून जो सैटरडे आ रहा है, इस सैटरडे को है। ओके, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यू हैव 3 डेज। अच्छी तैयारी कीजिएगा, और आपका टेस्ट शॉक में से है, ठीक है। शॉक ओनली, एक ही टेस्ट, एक ही टॉपिक है शॉक में से। इवनिंग टाइम में बेटा आप टाइम डिसाइड कर लीजिएगा कि किस टाइम आप लोग सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आप लोग अवेलेबल होइएगा, आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि इस टाइम, आप एक दिन पहले बताइएगा, ताकि उस टाइम पे मैं टेस्ट को ऑनलाइन कर दूंगा। और जैसे टेस्ट ऑनलाइन होगा, तो टेस्ट का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उस टाइम के अंदर आप लोगों को सबमिट करना होगा। अगर आप लोग उस टाइम में सबमिट नहीं करेंगे, तो आपका टेस्ट, आपका रिजल्ट अपलोड नहीं होएगा, और यू विल बी ग्रेडेड एज 0, एब्सेंट मार्क होएगी और 0 ग्रेड होएगा। और स्क्रीन शॉट लेने से अवॉइड कीजिएगा। अगर आप स्क्रीन शॉट लेंगे तो मेरे पास स्क्रीन शॉट भी पहुंच जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, बी केयरफुल। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेरी है? टाइम हम बेटा दोनों आएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि एमसीक्यूज भी होंगे और एससीक्यूज भी होंगे, ठीक है। और टाइम आपके स्क्रीन के साथ चल रहा होगा, और उसी टाइम के अंदर आप लोगों को सबमिट करना होगा। अगर सबमिट नहीं करेंगे, तो आपको ग्रेड नहीं किया जाएगा। इसलिए अगेन बता रहा हूँ, स्क्रीन शॉट लेने से अवॉइड कीजिएगा। अगर मेरे तक स्क्रीन शॉट पहुँच गया तो फिर देख लेना, और पहुँच जाते हैं अक्सर। एनी हाउ, इसके अलावा और कोई क्वेरी? नो? ओके देन, विश यू गुड लक, और इंशाल्लाह। बेटा इतना ज़्यादा नहीं राइट करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आपको लिखना ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ेगा उसमें, और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा लिखने के लिए। जैसे आप मैसेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कर चीज़ें कर सकते हैं ना, वहाँ पे भी आप लोग इजीली उसको टाइप कर सकेंगे, अगर माइंड में चीज़ें हुई तो। अगर नहीं होंगी तो बेशक फिर तो कुछ भी नहीं लिख सकेंगे, लेकिन साथ में गूगल करेंगे तो वो मैंने चीज़ें दी होंगी। अगर मैच नहीं करेंगे गूगल से भी आप चीज़ें लेंगे, तो आप लोगों के मार्क कट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों ने गूगल से ली होगी, या गूगल की लाइन कोई उठाई होगी, या कोई भी गूगल से चीज़ें कॉपी पेस्ट की होंगी, तो वो भी पता चल जाता है, और पता चल जाएगा कि आप लोगों के अपने ब्रेन यूज़ हुआ हुआ है या गूगल यूज़ हुआ हुआ है। तो बी केयरफुल कि हमेशा अपना ही ब्रेन यूज़ कीजिएगा, गूगल से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, और गूगल यूएचएस में हेल्प आउट नहीं करेगा, ये बात भी याद रखिएगा। बेटा डेफिनेटली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का टाइम सेम टाइम पे स्टार्ट होगा, और सेम टाइम के अंदर आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करना
होगा और ऑब्जेक्टिव ही करना होगा। ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सेपरेट टाइम दिया जाएगा। ओके ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अच्छा पढ़िएगा और अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। माई बेस्ट विशेस, माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ यू। ओके, सी यू, बाय बाय।